क्या समझते हैं लेबर फोर्स के सर्वे के बाद अब नाउमीदी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इस रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह बढ़कर तकरीबन 7% के करीब बताई जा रही है। अगर 2021 की बात की जाए, 2020 की बात की जाए तो बेरोज़गारी शायद इतना बड़ा मसला नहीं था जो आज है। जी बहुत शुक्रिया। दरअसल आपने देखा होगा कि बहुत सी इंडस्ट्री जो ऑलरेडी लगी हुई हैं वो भी बंद हो रही हैं। इसके अलावा आपने देखा कि ये टैक्सेस इतने हाई हुए कि बहुत से जो मल्टीनेशनल्स थी वो भी पाकिस्तान का छोड़कर चले गए। तो ये जो हमने पिछले 2024 से टैक्स रेट्स में बेपनाह इजाफा किया है और ख़ास तौर पे कॉर्पोरेट सेक्टर को हमने बहुत बुरी तरह से टैक्सेस उनसे वसूल किए हैं, तो उसका नतीजा यही होना था कि अगर हमारी जो कॉस्ट है, आपने देखा इलेक्ट्रिसिटी की भी दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई है, एनर्जी और भी जो सोर्सेज हैं वो भी हमारे पेट्रोल की प्राइसेस, और फिर आपने देखा कि जो इसमें बहुत बड़ा इजाफा हुआ है टैक्सेस में, इस सब ने मिलाकर और इंटरेस्ट रेट भी डबल डिजिट हमारा रहा उस वक्त भी जब सिंगल डिजिट के ऊपर इन्फ्लेशन थी। तो इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत मसला हुआ, और जब नई इन्वेस्टमेंट ना हो, नई इंडस्ट्रीज ना लग रही हो, तो हमारी यूथ जो है उनको ही सिर्फ 3 मिलियन जॉब्स चाहिए हर साल। तो इसके लिए कोई हुकूमत ने कारकर्दगी नहीं दिखाई और ना ही प्राइवेट सेक्टर को कोई इंसेंटिवाइज किया। एक आध पहले टैक्सेस में ये भी प्रोविजन रखी थी कि अगर आप ग्रेजुएट्स को या और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे तो उसके लिए आपको टैक्स रिबेट मिलेगा। अगर आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें ख़त्म की और टैक्स रेट्स बहुत बढ़ा दिए गए, तो मजबूरी तौर पर यूथ जो है, जाहिर है कि उनके लिए बहुत बड़ा मसला है कि अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी तो जिस हमारा यूथ पल्ज भी इतना ज़्यादा है दुनिया में 60% से ज़्यादा, तो अगर ह्यूमन हम रिसोर्स पे मेहनत नहीं करेंगे, उन्हें तैयार नहीं करेंगे, जॉब्स नहीं देंगे, तो ये एसेट जो है तो एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी में तब्दील होता चला जा रहा है। और अब सारी फिगर्स यही बता रही हैं कि ये एक बहुत खतरनाक सूरत हाल की तरफ जा रहा है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि बाज़ लोगों का तो ये मानना, माहिरीन का, कि ये जो 7% है ये भी शायद कम है जो लेबर फोर्स सर्वे में बताई गई है। तो आप कुछ बता सकते हैं कि हकीकत में पाकिस्तान में इस वक्त जो बेरोजगारी है उसकी शरह क्या है? देखिए, ये तो सबको पता है कि ये डबल डिजिट से बहुत ज़्यादा है, और जो आपने देखा होगा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि 31% हमारी जो यूथ है वो किसी किस्म की एक्टिविटी में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में शामिल ही नहीं है, यानी कि वो किसी तरीके से ना तो पढ़ाई में है और ना ही उन्होंने कोई मुलाजमत अख्तियार की है। अब ये रिपोर्ट जब आई थी तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को उन्होंने ये भी बता दिया कि आपका जो इकोनॉमिक मॉडल है वो किसी तरीके से भी ना तो गुर्बत का खात्मा कर पा रहा है और ना ही ये जो चैलेंज है आपका एम्प्लॉयमेंट का, इसको पूरा कर पा रहा है। अगर देखा जाए तो ये नतीजा भी तो उन पॉलिसीज का है जो हम ये 24 दफ़ा IMF के बाद गए हैं, और हर दफ़ा स्टेबिलिटी की वजह से वो हमें ये कहते थे कि आप ऑस्टेरिटी करें, फिर आप अपना टैक्स रेट ऊपर लेकर जाए, आप अपना जो डिस्काउंट रेट है वो भी आप मार्कअप रेट भी बहुत ऊंचा रखें। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमने देखा कि मुसलसल 2008 से भी, उससे पहले तो खैर फौजी हुकूमतें रहीं और उनकी अपने प्रॉब्लम्स थे, मगर 2008 के बाद से हमारी जो इतनी भी सिविलियन हुकूमतें रहीं वो दावे तो बहुत करती रही, मगर किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि हमने अगर यही रवश रखी कि हम सिर्फ कर्जों पर ही जिंदा रहे और हमने कोई भी ऐसी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज नहीं लगाई ताकि हमारा ये जो इन्हसार है बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल पे बाहर से, और जो हमने कभी अपने ज़राए को इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की, अपने यूथ पे कभी तवज्जो नहीं दी। अब अगर आप गौर करें तो इस इर्द गिर्द के ममालिक में जो IT की एक्सपोर्ट है वो ही हमसे कई गुना ज़्यादा है। हम 3-4 बिलियन करके बहुत खुश होते हैं, यहाँ तो बात 100 बिलियन से ऊपर की हो रही है। बांग्लादेश में देखिए उन्होंने इसमें कितनी तरक्की की, फिर वहाँ भी सियासी हालात भी ख़राब होने के बावजूद भी अभी $57 बिलियन की तो उन्होंने गारमेंट एक्सपोर्ट की है। हमारे भी चले पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जरूर रही है, मगर इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि जो
अगर आपने अपना ढांचा सही रखा, आप वहाँ तो औरतें 3-3 शिफ्ट में काम करती हैं, हम यहाँ औरतों को एग्जाम्पल के तौर पर अपने सियासी मामलात के लिए तो देखते हैं कि हमें सियासत में ये रिफॉर्म्स करनी चाहिए, इससे बेहतरी आएगी। हम मुख्तलिफ ममालिक का तज़किरा करते हैं अक्सर, लेकिन गवर्नमेंट जो हुकूमती दावे, हुकूमत की जानिब से जो दावे किए जाते रहे कि हमारे मुआशी लिहाज से हम इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं, हम मुस्तहकम हो रहे हैं और मुस्बत अशारिये पाकिस्तान को मिल रहे हैं, तो गवर्नमेंट की जानिब से तो बड़े बड़े दावे किए गए। तो फिर अगर अमली तौर पे देखा जाए, जिस तरह से ये रिपोर्ट सामने आई है कि बेरोज़गारी तो बढ़ गई है और यकीनी तौर पे ये तो बड़ी मायूस कुन बात है। इसका मतलब है कि वो दावे जो हुकूमत करती रही है वो बेसलेस हैं। डॉक्टर साहब इसमें प्लीज ये भी शामिल कर लीजिएगा कि दावे तो मौजूदा हुकूमत भी कर रही है और रिपोर्ट्स अभी अगर हम ये रिपोर्ट माने तो ये कुछ और कहती है, अगर हम उसकी IMF की रिपोर्ट माने तो वो कुछ और कहती है। तो अब ये भी जरा बता दें कि आवाम जो है, हम जैसे सादा आवाम, वो किस रिपोर्ट पे यकीन करें, आप ही हमें कुछ गाइड करें। जी शुक्रिया। दरअसल देखिए, हुकूमतों का ये वतीरा भी बन गया था कि सिर्फ आप प्रोपेगेंडा से लोगों को कन्विंस किए रखें कि सब अच्छा है और हमारी पॉलिसीज की वजह से बहुत बेहतर नताइज पैदा हो रहे हैं। अब अगर आप बेहतर नताइज पैदा हो रहे थे तो फिर 24 दफ़ा आपको जो है वो ICU वार्ड में जाना क्यों पड़ा? IMF में जाने का मकसद ये होता है कि आप ICU वार्ड में हैं, क्योंकि जब कहीं से आपको किसी किस्म की कोई मदद हासिल नहीं होती तो फिर हम कहते हैं कि ये लैंडिंग ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, यानी कि ये वो आखिरी सहारा है जो आपको देगा। लेकिन उसके साथ ही बड़ी सख्त शराइत भी आती हैं। जाहिर है अगर कोई मरीज ICU में होगा तो उसको आप सख्त किस्म का देखभाल करना पड़ेगी। फिर कहीं जाकर जब वो स्टेबलाइज हो जाए तो बाहर निकलने के काबिल हो, फिर दौड़ लगाना तो बहुत मुश्किल है। तो ये दावे जो है कि मैं 100 मीटर की रेस जीत जाऊंगा, तो फिर आप 24 दफा क्यों IMF में थे? तो ये सारी बातें किसी एक खास हुकूमत की बात नहीं मैं कर रहा, मगर मैं अर्ज किया था 2008 से लेकर हमारा जो भी मामलात रहे उसमें सबसे बड़ा मसला हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट का और बरूनी अदायगियों का मसाइल थे, और वो एक ही शक्ल में हल हो सकते थे कि अगर हम अपनी इंडस्ट्रीज को जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाते। मगर हमने अपनी एनर्जी की कॉस्ट इतनी ऊपर रखी, टैक्सेस का रेट इतना रखा, ह्यूमन रिसोर्स को हमने ट्रेन नहीं किया। अब आप देखिए CPEC के दूसरे मरहले में तो हमने इंडस्ट्रीज की रिलोकेशन की बात थी। अब चाइना ने कहा कि जी ठीक है, एनर्जी का मसला तो चलिए आपने प्रोडक्शन से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा पैदा कर लिया, अब दिखाइए कि वो कहाँ पे हैं जहाँ पे हमने इंडस्ट्रीज रिलोकेट करनी थी। तो एक भी इंडस्ट्रियल जोन हमारा ऐसा नहीं था जहाँ वो आने को तैयार होते। और वो क्यों आएंगे जब आपके यहाँ टैक्सेस की रेट इतनी हाई है, जब एनर्जी की कॉस्ट पूरे रीजन में सबसे ज्यादा बल्कि दुनिया में हाईएस्ट में हमारा शुमार होता है। और इन हालात की वजह से फिर साथ में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी ऐड हो जाए तो कोई भी फिर वहाँ पे लोग अपने अगर इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दें, यहाँ से कैपिटल बाहर भेजे, तो कोई आदमी 10 दफा सोचेगा कि जिस मुल्क में लोग खुद इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे वहाँ हम क्यों जाएंगे। तो हुकूमती दावे तो इसी तरह आप 60-70 पेज के सप्लीमेंट इशू करवा लें, आप तस्वीरें अपनी टीवी पे जितनी दिखा लें, मगर आज सोशल मीडिया के दौर में लोग कहीं ना कहीं से सही रिपोर्ट्स तो पढ़ ही लेते हैं, उन्हें तज्जिया से तो पता चल जाता है। और अब हमने ये भी खुद किया है कि IMF को कहा है कि हमारी एक करप्शन और जो एफिशिएंसी की डायग्नोस्टिक रिपोर्ट टेक्निकल कर दे। ये उन्होंने पहले पेज पर ही लिखा है कि ये रिपोर्ट हम खुद नहीं तैयार कर रहे, ये हमें खास तौर पर हुकूमत पाकिस्तान ने हमें कहा है कि हमें टेक्निकल असिस्टेंस की जरूरत है और ये हम इस काबिल ही नहीं है कि हम ये चीज कर सकें। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर एक रियासत जो है उसकी में इतनी काबिलियत ना हो कि वो अपने सिस्टम का तजिया ही कर सके और वो IMF को ये कहे कि आप हमें ये तजिया कर दें, तो फिर उससे बड़ी नाकामी की क्या बात हो सकती है। और फिर हमने कई हफ्ते वो रिपोर्ट जारी नहीं की, तो उन्होंने साफ कहा कि अगर आपने 1.2 बिलियन की ये लेनी है इंस्टॉलमेंट तो पहले उस रिपोर्ट को पब्लिक कीजिए। ये तो चाह रहे थे कि उस रिपोर्ट को पब्लिक ही ना करें। तो ये सारे हुकूमती दावे जो हैं, जब भी कोई इंडिपेंडेंट रिपोर्ट आती है या खामियों का तस्करा गवर्नमेंट ने किया है और गवर्नमेंट को भी इदराक है कि कुछ खामियां सिस्टम में मौजूद हैं। जिस तरह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी यही बात कही है कि मुआशी तरक्की रोज़गार बढ़ाने और आमदन में इजाफे के बगैर मुमकिन नहीं है। तो इनकी बात अगर देखा जाए बिल्कुल दुरुस्त है। तो आप क्या समझते हैं फिर रोज़गार के मौका किस तरह पैदा किए जा सकते हैं, रोज़गार और आमदन में इजाफा किस तरह किया जा सकता है, आप क्या सजेस्ट करते हैं?
ये जाहिर है कि कभी कभी हुकूमत बड़ी हैरानकुन बात होती है कि उनका काम तो चीजों को फिक्स करना होता है, ना कि जो प्रॉब्लम्स है उनका बयान करना होता है। प्रॉब्लम्स का बयान तो आमतौर पे अपोजिशंस करती हैं और उसको हुकूमत के खिलाफ एक चार्जशीट के तौर पे इस्तेमाल करती हैं। अब अगर इदराक भी है और करना भी है तो फिर हमें तो नहीं बताना चाहिए, शुरू कर देना। उसमें सबसे बड़ी हमें सबसे पहले तो अपने ह्यूमन रिसोर्स को दुरुस्त करना है। हमारा तलीमी निज़ाम इतना खराब हो चुका है कि हम आज के दौर के लिए जो लोग चाहिए, जिस तरह के स्किल सेट चाहिए, वही हमारा तलीमी निज़ाम जो है वो फराहम नहीं कर रहा। तो ये तो सबसे बड़ी खराबी तो यहाँ, जब ह्यूमन रिसोर्स कम होगा, ह्यूमन कैपिटल नहीं होगा, तो आप पैसा तो कहीं से भी अरेंज कर लेंगे, जैसे उधार पे हम चल रहे हैं, मगर इसलिए हम डिलीवर नहीं कर पाते कि उसको मैच करने के लिए उस कैपिटल को आपको साथ में ह्यूमन कैपिटल भी चाहिए होता है। ह्यूमन कैपिटल हमारा बहुत वीक हो चुका है और इसमें हमारे अपनी निज़ाम की खराबी है। दूसरी बड़ी वजह जिसकी वजह से हम रोजगार के फराहम नहीं कर पा रहे, वो मैं कर रहा था, एनर्जी का मसला है। इतने अरसे से हम अपनी एनर्जी की कॉस्ट नीचे नहीं ला पाए हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एनर्जी की कॉस्ट इतनी हाई हो और हम कंपेटिटिव चीजें तैयार कर सकें। तीसरा मसला सबसे जो हमारा उसके बाद आता है वो टैक्सेस का है कि हमने टैक्सेशन इतनी हाई रखी हुई है, उससे ग्रोथ खत्म हो जाती है। अब हमें तवज्जो तो इस बात पे देनी चाहिए कि जिस शरह से हमारी आबादी बढ़ रही है, उस शरह से हमें कम से कम भी 8 से 10% की शरह के ऊपर अपनी जो है वो, जिसे हम शरह नमो कहते हैं, वो होनी, यानी जीडीपी हमारी रेशो ये होनी चाहिए हर साल। और ये भी एक लंबे अरसे के लिए, यानी कि जैसे चाइना ने सतह गुर्बत से लोगों को निकाला, इसलिए कि उन्होंने 800 मिलियन लोगों को कभी ना निकाल पाते अगर उनकी शरह नमू जो है वो एक लंबे अरसे के लिए 7-8% ना होती। तो हमें भी यही करना पड़ेगा। अब सिस्टम हमारा सारे का सारा जो है वो इसके जीडीपी ग्रोथ के खिलाफ है, यानी कि आप देखें ना टैक्सेस उसकी इजाजत दे रहे हैं, ना कॉस्ट दे रही है। डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि हमें ये करना तो पड़ेगा, लेकिन ये प्लीज सजेस्ट कर दें कि हम ये कर कैसे सकते हैं। जी, मैं अर्ज कर रहा था ना, देखिए अगर हम इस वक्त लोगों को ट्रेनिंग ये दें कि जितनी यूथ है उनके लिए हम, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि आजकल सारी यूनिवर्सिटी जो बाहर की हैं वो आपको फ्री जो है वो सेट स्किल सिखाती हैं आईटी की। मगर हमें ऐसे आईटी सेंटर्स ही नहीं है हमारे पास जहाँ पे हम सीमलेस किस्म की, हमारे पास आप देखिए वाईफाई रोज हमारे इतने स्लो चल रहे होते हैं। उसकी वजह यह कि हमने जो टेली कम्युनिकेशन कंपनीज थी उसके ऊपर दुनिया का हाईएस्ट टैक्स रेट लगाया। उन्होंने आगे कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं की। हम ना स्पेक्ट्रम की तरफ गए, ना 5G की तरफ गए, ना हमने अपनी, अगर आपका इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक होगा तो आप कैसे काम कर पाएंगे। तो ये गवर्नमेंट ने फिक्स करना है। अगर उनको आप इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे तो वो बल्कि उल्टा उनका सारा कैपिटल खा जाएंगे, तो वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करना है, और इसीलिए मैं कह रहा था उसके साथ फिर अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा तो हम नौजवानों को हमें इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा कि आप आए यहाँ स्किल सेट सीखिए, और फिर वो खुद ही कमाने लग जाएंगे। क्योंकि इस वक्त मसला सिर्फ स्किल सेट्स का है। अगर स्किल सेट्स अच्छी हों तो आप वैल्यू एडेड जो सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन बच्चे खुद ही ढूंढ लेंगे। मगर अभी हमारे बच्चे उसका मुकाबला नहीं कर पाते हैं दूसरे ममालिक का, क्योंकि हम सिर्फ वेब बनाने के अलावा हमारे बच्चों को कोई काम आता नहीं है। जबकि जो आला पाए की प्रोग्रामिंग है और अब एआई का हुनर है, जब वो सीखेंगे तो फिर वैल्यू एडेड से पैसा वो घर घर पे लोग कमा पाएंगे। हुकूमत को सिर्फ अपनी डायरेक्शन और इंसेंटिवाइज करना है, और फिर प्राइवेट सेक्टर को और बच्चों को इस तरफ लगाना है, और वो इंशाल्लाह फिर खुद ही अपना पैसा कमा लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हुकूमत की कुछ खामियों का तज़किरा कर रहे हैं। एक और सवाल आपसे पूछना बड़ा ज़रूरी है। तेल और गैस के ज़खायर तलाश करने के लिए कुछ इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं पाकिस्तान में काफ़ी दिलचस्पी ले रही हैं। क्या समझते हैं इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, और क्या इसका क्रेडिट हम गवर्नमेंट को दे सकते हैं कि ये गवर्नमेंट की जानिब से एक मुस्बत पेशरफ्त है कि बैरूनी कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान में सरमायाकारी और ये जो तेल और गैस के ज़खायर हैं ये तलाश करने में दिलचस्पी रखती हैं? क्या इसका क्रेडिट गवर्नमेंट को जाता है? जी बिल्कुल, देखिए ये तो हम नहीं कह रहे कि गवर्नमेंट एफर्ट नहीं कर रही है, चाहे वो माइनिंग हो चाहे ये एक्सप्लोरेशन हो, उसमें तो उन्होंने बहुत कोशिश की है। मगर कंपनीज आने से पहले हमसे भी पूछती हैं कि जी आप बताइए कि जब हम यहाँ आएंगे तो
टैक्स का क्या होगा। तो पेट्रोलियम कंपनीज ने बाहर की मुझसे पूछा और लोगों से भी पूछा, तो हम तो जाहिर है एक प्रोफेशनल राय ही देते हैं कि जी यहाँ टैक्स के ये रेट्स, तो उससे वो बड़े परेशान होते हैं कि अगर हम यहाँ मिलियंस ऑफ डॉलर लगा देंगे, क्योंकि आपको पता है ये रिस्की बिजनेस होता है, कभी मिलता है ऑयल, कभी नहीं मिलता, और 10 जगह आप कोशिश करेंगे, हो सकता है बड़ी कोशिश के बाद एक जगह से मिले, फिर उसकी एक्सट्रैक्शन कॉस्ट है, तो वो शुरू के दिनों में बड़ी लंबी चौड़ी डेवलपमेंट कॉस्ट का एक अलाउंस देना पड़ता है। सारे ममालिक देते हैं ताकि वो टैक्स ना लगे और वो अपनी एफर्ट्स करें। मगर एक तरफ जब हम ये करने की कोशिश करते हैं तो फिर IMF आ जाता है कि नहीं जी आप टैक्स छूट नहीं दे सकते क्योंकि आप हमारे प्रोग्राम में है। तो हमें एक इस तरह के, आप समझिए कि एक डायलेमा हमारा बन गया है, इस तरह की हम चीज में फंस के रह गए हैं। और ये जो हमारा मखमसा है कि हम कोई अच्छी लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना इसलिए नहीं पा रहे हैं कि हमें शॉर्ट टर्म के अंदर IMF की शराइत माननी पड़ती हैं, तो किसी ना किसी तरीके से हमें इससे तो निकलना पड़ेगा। अब वो आएगी जरूर और ये अच्छी बात है, डॉक्टर साहब बनानी चाहिए और फिर मुआशी निज़ाम जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकता है। और अभी जो निशानदेही की गई है कि बेरोज़गारी बढ़ रही है, बेरोज़गारी पर काबू पाने के लिए हमें ह्यूमन कैपिटल बढ़ाना होगा और कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पे गवर्नमेंट को तवज्जो देनी होगी ताकि बेरोज़गारी से नौजवानों को बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर इकरामुल हक, माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे।